नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। दिल्ली के पास हरियाणा में चुनाव है, जानते हैं यहां, लेकिन सीएम पद पर हरियाणा को लेकर दिल्ली तक गांव है। दिल्ली में केजरीवाल इस्तीफे का ऐलान तो कर ही चुके हैं, लेकिन उसके बाद दिल्ली में उनकी जगह मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर अभी तक सस्पेंस कायम है। हालांकि केजरीवाल ने 48 घंटों की मियाद मांगी थी और उसमें अभी थोड़ा वक्त बाकी है, तो दूसरी तरफ दिल्ली से सटे हरियाणा में भी सीएम पर सियासी अखाड़ों में घमासान छिड़ा हुआ है। हरियाणा में सत्ता पर काबिज बीजेपी ने नायब सिंह सैनी पर फिर से भरोसा तो जताया है, लेकिन हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने सीएम पद के लिए अपने नाम का दावा ठोककर बीजेपी की राह में थोड़े से कांटे बिछा दिए हैं। तो उनके साथ राव वीरेंद्र ने भी खुद को जनता की पहली पसंद बताकर उम्मीदवारी जता दी है। वैसे तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर होती, लेकिन कांग्रेस में भी बीजेपी की तरह 3-3 गुट सीएम पद की दावेदारी में दिख रहे हैं। पहला भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट, दूसरा कुमारी शैलजा गुट और तीसरा सुरजेवाला गुट। तीनों ही अपने को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में वहां भी राह आसान नहीं दिख रही। तो वहां आम आदमी पार्टी के पास खोने के लिए अभी कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल के सामने निर्विरोध नेता चुनने का दबाव है, उसी तरह हरियाणा में भी बीजेपी और कांग्रेस में मामला अटका हुआ है। क्या होगा, कुछ भी कहना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। अब बात करते हैं इस पर कि आज की डिबेट हम क्यों कर रहे हैं। देखिए, आज की डिबेट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली से हरियाणा तक सीएम चेहरे पर सस्पेंस कायम है, क्योंकि केजरीवाल पर विपक्ष ईमानदारी के नाम पर ड्रामे का आरोप लगा रहा है, क्योंकि हरियाणा बीजेपी में सीएम चेहरे के 3 दावेदार सामने आ गए हैं, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में भी सीएम पद को लेकर के कलह दिख रही है। इसलिए आज की डिबेट बहुत जरूरी है। इन्हीं तमाम सारे मुद्दों पर ठोकेंगे ताल, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। कोर्ट ने हटा दिया तब ये नाटक कर रहे हैं। देखो देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूं, देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। ये कोई सेवा करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बना था, ये मेवा के लिए बना था। आप फाइल बिना साइन किए जनता में रह के भी सेवा कर सकते हैं। जेल से निकल जाने के बाद खुद ये ऐलान कर रहा है कि अगर मुझे ईमानदार मानते हैं तो मुझे वोट दीजिएगा। जिस प्रकार से राबड़ी जी को बिहार की गद्दी पर बैठाने का काम लालू जी ने किया, वैसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाने का काम सुनीता केजरीवाल को करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। क्रिकेट में वैसा रंग नहीं बदलता है जितना वो अपना रंग बदल देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को ये जरूर बताना होगा कि अगर इस्तीफा ही देना था तो जेल जाने से पहले क्यों नहीं दिया। इस बार अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। आज बीजेपी में क्या हो रहा है, अनिल विज के साथ पहले भी जाती हुई, आगे भी कोई उम्मीद नहीं। लोकतंत्र ना की कोई चीज नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। वो हमेशा ही जो ज्यादा बार जीतता है उसको पीछे करते हैं, जो पहली बार जीतता है उसे मुख्यमंत्री बनाते हैं। कौन है सीएम का चेहरा, सवाल हुआ है गहरा। देखिए, दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, वो आपको दे दूं, फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर बैठक शुरू होने वाली है। बैठक में आम आदमी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं। दिल्ली के अगले सीएम के नाम पर मंथन यहां पर होना है। पीएसी की बैठक में ये बड़ा मंथन होगा और दिल्ली को एक नया सीएम मिलेगा। दिल्ली में अगला सीएम कौन होगा, इस पर भी 3 नाम सामने हैं। चलिए, आपको हमारे गणमान्य मेहमान आज की डिबेट में जो साथ होंगे वो दिखने लगे हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा दूं, भारतीय जनता पार्टी से सिद्धार्थ यादव हमारे साथ हैं। इसके अलावा नलिन हुड्डा हैं जेजेपी से प्रवक्ता,
अकुल श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार यहाँ स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ। परविंदर सेठी हैं राजनीतिक विश्लेषक यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ेंगी। हमारे साथ सुरेश वर्मा हैं INLD के प्रवक्ता। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और क्योंकि हम सबसे पहले दिल्ली से शुरुआत करते हैं तो इंतजार तो रीना गुप्ता जी का था, लेकिन वो जुड़ी नहीं है। परविंदर सेठी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने अभी रिपोर्ट में देखा अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मैं CM की कुर्सी पर अब तब तक नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती। देखिए, जो उन पर आरोप है और जो मामला चल रहा है वो जनता की अदालत में नहीं चल रहा है, वो कोर्ट में चल रहा है। क्या बेहतर नहीं होता वो ये कहते कि जब तक मैं बरी नहीं हो जाऊंगा, जब तक मेरे ऊपर से आरोप धुल नहीं जाएंगे, मैं क्लीन चिट नहीं पालूंगा, तब तक मैं CM की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा? नहीं, देखिए, आप पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को चुनाव में नहीं हरा सकते थे, संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, उनको उठा के चुनाव के समय में जेल के अंदर डाल दिया ताकि ये चुनाव के अंदर परफॉर्म ना कर पाए। इनको डिफेम करने का प्रयास करा गया, पार्टी को डिफेम करने का प्रयास करा गया। प्रचार के लिए अंतरिम बेल मिली थी और अब हरियाणा इलेक्शन से पहले भी बाहर है अरविंद केजरीवाल, और आप क्या चाहते हैं? नहीं, वो तो थोड़े टाइम के लिए आए थे। और दूसरी बात, संवैधानिक संस्थाओं का सरकार इस्तेमाल अगर कर रही होती तो वो राहत नहीं पाए होते, मतलब जमानत के तौर पर रिहा हुए होते अरविंद केजरीवाल। अभी मनीष सिसोदिया जी को जब जमानत मिली, अदालत ने फटकार लगाई कि आपने इतना समय क्यों लगा दिया इनको, इतने समय तक जेल में। ये नहीं कहा कि आपने झूठा केस बनाया या आप किसी के हाथ की कठपुतली बन गए। केस तो अभी तो केस का ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। हाँ। जो वो अभी फैसला नहीं हुआ है। आपने कैसे कह दिया कि संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल हो रहा है? आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ। फिर आपने कैसे कह दिया संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है सरकार? नहीं, अरे पूरे देश के अंदर ये आप जितने भी आपके विपक्षी पार्टियां, आपने उठा के उनको जेल में डाल दिया। इसी तरह से जैसे आपने किसानों के साथ करा, आपने खिलाड़ियों के साथ करा, अपने विपक्षी नेताओं के साथ करा। इसी के चलते इंडिया गठबंधन का गठन हुआ। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने डिक्टेटरशिप की राजनीति करी तो सारी पार्टियां और सारा देश एक तरफ हो गया। जो पार्टी कहती थी 400 पार का नारा लगाने के, उनको 240 पे समेट दिया और आज सरकार पे साख। अच्छा, 295 वाले भी तो कहीं और समट गए। 295 वाले भी तो 295 तक नहीं पहुंच पाए। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत बड़ा एक वो वैक्यूम तैयार करा हुआ था कि 400 पार है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने डिक्टेटरशिप की राजनीति करी, जब देश की न्याय व्यवस्था में लोगों को न्याय नहीं मिलता, उनकी जो देश के खिलाड़ी हैं उनकी FIR दर्ज नहीं होती, उनको अपनी FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, तब देश में एक क्रांति का माहौल बनता है। देश की सारी विपक्षी पार्टियां इस डिक्टेटरशिप को खत्म करने के लिए इकट्ठा हुई हैं, एकत्रित हुई हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा है कि मैं अपने CM पद पे ना मैं बैठूंगा, ना डिप्टी CM पद पे मनीष सिसोदिया जी बैठेंगे। और जनता जो फैसला करेगी, अगर उनको डिफेम करा गया, मुझे लगता है देर कर दी परविंदर जी। अन्ना हजारे के आंदोलन को मैंने बहुत करीब से कवर किया, स्टेज के नीचे खड़ा होता था मैं जब अरविंद केजरीवाल क्या करते थे, इतना सा भी दाग लग जाए तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्हें देर कर दी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, इतना सा भी दाग लग जाए तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आप किन्हीं कारणों से, राजनीतिक कारणों से, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत जब वो बाइज्जत बरी हो जाए, जब वो रिहा हो जाए, तब आप जेल में डाल देते हैं, ये प्रोटेस्ट। मैं भी चाहता हूं वो बाइज्जत बरी हो जाए, वो रिहा हो जाए, मैं भी चाहता हूं। मेरी समय आएगा, समय लगेगा, लेकिन ये बात तब कहिएगा जब वो बाइज्जत बरी हो जाए। कोर्ट के ट्रायल को 2 साल, 4 साल, 5 साल, कितना भी समय लग सकता है, लेकिन देश की जनता मूर्ख नहीं है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि अगर जनता ये समझेगी कि मैं गुनाहगार हूं, मैं जेल से आया हूं, तो मुझे नहीं मैंडेट मिलेगा। अगर देश की जनता क्लीन चिट देगी तो मैं दोबारा आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। अच्छा, अदालत से भले मिले ना मिले क्लीन चिट, अदालत से तो मिलेगी। अदालत तो देगी सर, अदालत ही बाइज्जत बरी करेगी। ठीक है। मैं अब सिद्धार्थ यादव जी आपको डिबेट में लाना चाहता हूं। हालांकि मैं ये मानता हूं कि अगर डिक्टेटरशिप चल रही होती तो अरविंद केजरीवाल ये बयान नहीं दे पाते कि जब तक जनता मेरे हक में फैसला नहीं सुनाएगी मैं CM पद पे नहीं बैठूंगा। लेकिन फिर भी मैं परविंदर सेठी साहब की बात को ऊपर रखते हुए आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, आप डिक्टेटरशिप चला रहे हैं पूरे देश के अंदर। इतनी ज्यादा तानाशाही हो गई है कि अब जो एक दूसरे की परस्पर विरोधी पार्टियां थी उन्होंने एक मंच बना लिया, इंडिया गठबंधन। देखिए अनुराग जी, हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर पहली बार ऐसा नहीं होने लगा 2014 के बाद कि जो भ्रष्टाचारी थे, जिन पे आरोप रहे, जिन्होंने खजानों को लूटा, उनको एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए जेल के अंदर डालने का काम किया। इससे पहले भी बहुत भ्रष्टाचारी आए, कांग्रेस की सरकार थी, उन पर काम किया करते थे, बड़ी लंबी लिस्ट है।
शिबू सोरेन जी थे, जयललिता जी पर आरोप लगे, उनको जेल जाना पड़ा, बादल जी जेल गए, लालू जी जेल गए, पर सब में एक बात अलग थी इस सब फहरिस्त में कि सब इस्तीफा दे करके जाते थे, क्योंकि इतनी नैतिकता हमारी राजनीति में बची थी कि अगर किसी पे आरोप लगे तो बड़े से बड़ा नेता भी किसी भी क्षेत्र का रहा हो, उसने कहा कि ठीक है मेरे को जेल जाना है, मैं अपना इस्तीफा दे करके जाऊंगा। पर जो लोग 2014 में एक वैकल्पिक राजनीति की बात करके आए थे, जिन्होंने कहा था कि जिस पे आरोप लग जाए उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, उसको जेल में डाल देना चाहिए, जो मंचों से खड़े होकर के दिल्ली के मैदान से कहा करते थे, रामलीला मैदान से, कि ये जो लालू प्रसाद यादव हैं ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, ये जो सोनिया गांधी हैं ये सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी हैं, कुछ तो मजबूरी हुई होगी कि उनसे आज हाथ मिला के खड़े हो गए, अपना भी धर्म ईमान बदल गया और उनके भी स्टैंडर्ड बदल गए। ये गलती है अनुराग जी, और कोई गलती नहीं है। आपको इस्तीफा देना था, 177 दिन से आप जेल में थे, आप देते तब, पर तब नहीं दिया जब कोर्ट ने आपको कह दिया कि मेरिट पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। पर ठीक है, बेल का एक प्रावधान है कि जो भी आरोपी जेल में गया है, अगर कोर्ट कन्विंस्ड है कि ये भागेगा नहीं, देश छोड़कर नहीं भागेगा, विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, कागजों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, तो हम कुछ दिन में इसकी पर्सनल लिबर्टी को ख्याल में रखते हुए छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा 10 लाख का जमा करा दो, देश छोड़ के जाना मत, सचिवालय की तरफ मुंह मोड़ के मत देखना, आप कोई फाइल की तरफ साइन मत कर देना। जब मजबूरी बन गई थी इस्तीफा देना, तब आप इस्तीफा देने पे आए, उसमें भी आप राजनीति ले आए, ये बात गलत है। जब राजनीति हावी हो जाती है अनुराग जी, और राजनीति हावी होके जो जनता के मूल मुद्दे हैं, जनता को मूर्ख बनाने का काम करना, कह रहे जनता हमें आशीर्वाद देगी तो हम बरी हो जाएंगे। अरे जनता के बीच में तो गए थे, उनसे पूछ रहे थे कि जेल के बदले वोट दो, जेल के बदले वोट दो, जनता ने रिजेक्ट करने का काम किया अभी 2 महीने पहले। आपको इस देश की जो न्यायिक व्यवस्था है, जब तक आप उससे बरी नहीं हो जाते, कोई अधिकार आपको नहीं बनता। ये जो मूर्ख आपने दिल्ली की जनता को बनाने का काम किया है, ये दुर्भाग्य है दिल्ली की जनता का कि ये दिन देखना पड़ा। रीना गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं आम आदमी पार्टी से। रीना जी, बहुत देर कर दी केजरीवाल ने आते आते। खैर, मेरा सवाल ये है कि जनता की अदालत में आपने फैसला ले गए हैं आप। अभी मैं सौरभ भारद्वाज को भी सुन रहा था, वो भी कह रहे थे जनता तय करेगी। केजरीवाल भी कह रहे थे कि जब तक कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुनाएगी। भाई, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को सुनाना है ना। देखिए अनुराग जी, पिछले 10 साल से, जब से मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने हैं, इनका एक ही मोडस ऑपरेंडी रहा है कि आप विपक्ष के नेताओं को जेल में डालो। पीएमएलए के कानून में इन्होंने संशोधन किया। अब पीएमएलए के कानून में बेल मिलना लगभग नामुमकिन है। बेल अगर आपको मिल गई, मतलब आप ऑलमोस्ट बरी हो गए कि आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तभी आपको बेल मिलेगी। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रही थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं, उनको झूठ बोलने की बहुत आदत होती है। वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि वो एज अ चीफ मिनिस्टर काम नहीं कर सकते। भाई साहब, एक बार जरा ऑर्डर पढ़ के आप आए तो बेहतर रहेगा। ऑर्डर में ये लिखा है कि वो सारी फाइलें जो एलजी के पास जाएंगी, वो अरविंद केजरीवाल साइन कर सकते हैं। अगर किसी को दिल्ली की व्यवस्था पता होगी तो उसको यह भी पता होगा कि दिल्ली की अधिकतर सारी फाइलें एलजी के पास जाती हैं। तो अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बने रहने में कोई रोक टोक नहीं थी, कोई फिर इस्तीफा क्यों दे रहे हैं रीना जी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, कौन इंटरप्ट कर रहा है, जरा शांत हो जाइए, कंप्लीट इंटरप्ट नहीं कर रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूं, यही मेरा काम है। मैं बस ये पूछ रहा हूं कि फिर इस्तीफा क्यों दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं अग्नि परीक्षा से गुजरना चाहता हूं। आप सोचिए, एक ईमानदार इंसान के ऊपर अगर इस तरह के कोई दाग धब्बे लगाने की कोशिश करे, अगर कोई आपसे बोले कि आपने 100 रुपए की रिश्वत ली, तो आप तो ये प्रूव करना चाहेंगे ना कि मैंने रिश्वत नहीं ली। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं अग्नि परीक्षा से होके गुजरना चाहता हूं। अरे कोई चपरासी की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी तो दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं। और भाजपाई क्या बात कर रहे हैं? आपने अजीत पवार को पहले बोला कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं, अगले दिन अजीत पवार को आपने डिप्टी सीएम बना दिया। हेमंत बिश्वा शर्मा के खिलाफ तो आप ही चढ़ चढ़ के गाते थे कि पानी चोर है, उसको बना दिया।
तो सर से नीचे पैर तक जो है भारतीय जनता पार्टी में ऐसे भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं। पहले अपने गिरेबान में झांक लो। हमारे खिलाफ तुम एक पैसे का भ्रष्टाचार प्रूव नहीं कर पाए हो। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई को और बाकी सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को पालतू तोता बनाया हुआ है। आम आदमी पार्टी नहीं बोल रही है। नहीं बनाया हुआ है, नहीं कहा रीना जी। उन्होंने कहा कि पिंजरे के तोते की छवि से बाहर आना चाहिए। ये 2012 का कोर्ट का बयान है। ये 2012 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब पिंजरे का तोता कहा गया था। तो ये सलाह दी गई है कि अब आपको इसकी छवि से बाहर आ जाना चाहिए। आप ऑर्डर पढ़िए, भुइया जी का ऑर्डर पढ़िए, उसमें उन्होंने ये लिखा है, उन्होंने ये तक लिखा है सीजर्स वाइफ शुड बी अबव ऑल सस्पिशन। ये लिखा है, बड़ा बढ़िया ऑर्डर है, सबको पढ़ना चाहिए उस ऑर्डर को। बढ़िया है, मैं छोटा जवाब भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा सारी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी की धज्जियां उड़ाई हैं 10 साल में। ठीक है सिद्धार्थ यादव जी, सवाल यह है कि 177 दिन से आप कह रहे थे केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। अब जब वो इस्तीफा दे रहे हैं अग्नि परीक्षा के तौर पर, तो आप कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं। तो इस तरीके की सहूलियत वाली राजनीति तो आपकी नहीं चलेगी। जब आप इस्तीफा मांग रहे थे तब भी राजनीति कर रहे थे केजरीवाल, अब इस्तीफा दे रहे हैं तब भी आपके मुताबिक राजनीति कर रहे हैं। देखिए अनुराग जी, 2-3 बातें इसमें। पहली बात तो बार बार ये कहना कि एक ईमानदार आदमी को जेल में डाल दो, ये ईमानदारी के शब्द को इतना हल्का मत करिए। जिस कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हैं उसी कॉन्फिडेंस से जब लालू जी को उनकी कन्विक्शन हुई थी ना, उससे पहले 12 साल जब उनका केस चला था, ऐसे ही उनके प्रवक्ता बैठ के बोला करते थे। उनके नेता भी यही बोलते थे, हम बिल्कुल साफ है जी, हम पाक साफ है जी। और आप दूसरी तरफ खड़े थे क्योंकि आप उनको गाली देते थे, कहते थे ये पक्का भ्रष्टाचारी है। आज हाथ मिला लिया, कुछ बात अलग पवार का नाम भी ले रही है वो। मैं तो उनके स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं भाई, उनका स्टैंडर्ड भी तो होगा या नहीं होगा। अब रही दूसरी बात, अब रीना जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, रही बात अग्नि परीक्षा की। अग्नि परीक्षा देनी थी तो बहुत बढ़िया था, देते ना। अरे अग्नि परीक्षा क्यों, परीक्षा ही दे देते। ये कैसी परीक्षा हुई? 177 दिन जब दिल्ली पॉलिसी पैरालिसिस में चली गई, काम यहां पे ठप हो गया, इतने लोगों की पानी भरने की वजह से, बिजली के तारों से, क्योंकि आप डिसिल्टिंग नहीं करवा पाए, दिल्ली की मौतें हो गई, तब आपको याद नहीं आई। तो सिद्धार्थ जी, अब आपको डर क्या है? अब आपको डर क्या? अब तो वो इस्तीफा दे रहे हैं, दिल्ली त्रस्त है तो गई केजरीवाल की पार्टी। अब आपको डर क्या है? आपको डर है कि जनता अपनी अदालत में उन्हें फिर पास कर देगी? देखिए अनुराग जी, हमें कोई डर नहीं है। इस देश की एक न्यायिक व्यवस्था है, इस देश में एक संविधान है। संविधान के अनुरूप किसी भी व्यक्ति पर ऐसे आरोप लगते हैं जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया में उनको बाहर जाना है, उनको बरी वहां से होकर आना पड़ेगा। मैं बस एक बात बोलूंगा, इनने 2 बात बड़ी टेक्निकल बोली। पहली बात तो इन्होंने बोली पीएमएलए ऐसा कानून है जिसमें किसी को बेल हो गई तो लगभग मान लो कि बरी है। अरे एक नेता आज तक 2 साल से ऊपर हो गए, वो जेल के अंदर बंद है आपका, सत्येंद्र जैन, नाम भी भूल गए उसका, मंच पे नाम भी नहीं ले रहे। 1.5 साल बाद मनीष सिसोदिया निकल करके आए, 6 महीने बाद आप निकल करके आए। हेमंत सोरेन जी कम भ्रष्टाचारी थे क्या जो जल्दी बाहर आ गए? ये कैसे आर्ग्यूमेंट हुए? अरे आपका अपराध ज्यादा था, आपके खिलाफ सबूत ज्यादा है, भागने का डर आपका ज्यादा है, इसलिए ऐसा नहीं होता। ईडी और सीबीआई साबित कहां कर पाई सिद्धार्थ जी? ज्यादा थे या कम थे, साबित हुआ कहां? देखिए अनुराग जी, साबित तो बहुतों का नहीं हुआ, साबित तो अभी कई जेब कतरों का भी नहीं हो पाया है। मैं किसी के लिए नहीं कह रहा, मैं बड़े सम्मान से कहता हूं, हमारे देश में लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक रोज कितनी बेल होती है, इसको हमें देखना चाहिए। बेल बेगुनाही का सबूत नहीं है, उसके लिए सच को छुपाने के लिए ढोल नहीं बजाना चाहिए। बेल तो बहुत से, बेल तो इंजीनियर रशीदी का भी हो गया, आतंक के आरोप नहीं है उन पर। क्या आप कहेंगे कि वो आतंकी नहीं है? पर बेल में तो वो भी बाहर है। बेल तो उनका भी हो गया जो सर तन से जुदा कर रहे थे जोधपुर के अंदर, बेल तो उनको भी मिल गई। ये न्यायिक व्यवस्था को अपने मन से मोड़ना, और यही जो इनकी चालाकी थी, जो अभी आप कहने लगे ना कि सीबीआई को कह दिया गया है कि ये तोता है, पिंजरे में है। आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ के आइएगा मैडम, कोई ऑर्डर में नहीं कहा गया है, पर एक जज ने कुछ कमेंट किए, आपको वो तो बहुत अच्छे लगे, आपको जस्टिस सूर्यकांत का कमेंट्स नहीं अच्छे लगे। और सुप्रीम कोर्ट का मैं पेशे से वकील हूं, आपको बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वो होता है जो दोनों जस्टिस का कॉन्करेंट ओपिनियन होता है। पर आप कॉन्करेंट ओपिनियन को तो पढ़ेंगे नहीं, आप जो 1.5 पेज में आए तो पढ़ेंगे नहीं। जस्टिस भुइया ने कुछ कहा तो आपको बहुत अच्छा लगा, अरे भाई क्या बात हो गई। जब कहा गया था 2013 में कि ये तोता है और इसके मालिक बहुत हैं, तब आप दूसरी तरफ खड़े थे, आज दूसरी तरफ। ठीक है, ये बदला। रीना जी, मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें, केजरीवाल और एलजी की मुलाकात कल शाम 4:30 बजे होगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, ये मुलाकात होगी 4:30 बजे। केजरीवाल कल इस्तीफा दे सकते हैं, एलजी से कल उनकी 4:30 बजे शाम को मुलाकात होना तय हुई है।
हम दिल्ली पे बात कर रहे हैं, हरियाणा पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली पर एक कमेंट अकु श्रीवास्तव जी से मैं जरूर लेना चाहूंगा। अकु जी, दिल्ली की राजनीति में केजरीवाल इस्तीफा न दे तो राजनीति, दे दें तो राजनीति, तो ये राजनीति कर कौन रहा है? बीजेपी कर रही है या आम आदमी पार्टी कर रही है? मतलब केजरीवाल कर रहे हैं? हम आप नहीं कर रहे हैं, बाकी सब लोग कर रहे हैं। है यही कि राजनीति के तहत एक सिंपैथी वोट पाने की कोशिश होती है और वो इस्तीफे के साथ साथ उसको और बढ़ाया गया है। अब बाद में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ही कहेगी कि साहब 2 दिन का टाइम क्यों लिया, तो वो केजरीवाल का अपनी स्ट्रेटजी है। वो जानते हैं खबरों में बना रहना कैसे जाया जाता है, कैसे चर्चा की जाती है। आज पिछले 48 घंटे हो जाएंगे कल, जब वो सिर्फ और सिर्फ टीवी पे केजरीवाल नज़र आ रहे हैं। क्यों नज़र आ रहे हैं? तो ये उनकी सफलता है। अब आप उनकी भारतीय जनता पार्टी उनकी सफलता को विफलता कैसे बनाएगी, उसका काम है करना। हमारा काम ये है कि हम इसको देखें कि वो सही दिशा में राजनीति जा रही है, नहीं जा रही है। मुझे लगता है कि इसमें अभी कोर्ट का फैसला आने से पहले अकु जी हम कैसे तय कर लेंगे? किसको? कोर्ट का फैसला आने से पहले कैसे सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। केजरीवाल की राजनीति सही दिशा में जा रही है। जनता के ऊपर अगर छोड़ दिया जाए तो फिर बनाना राज्य में क्या अंतर हो जाएगा? फिर तो हैदराबाद में भी जिन लोगों ने 5 आतंकियों को मार दिया या जो रेपिस्ट थे लोग मार दिए, तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो कुछ दिन बाद अगर कोई कोर्ट में, तो कोर्ट के ऊपर भी कह रहा हूँ, कोर्ट जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन देती है, जिस तरीके से फैसला करती है, वो बड़ा अजीबोगरीब हो जाएगा। हमें डर यही है कि कहीं आम आदमी जो है वो हथियार हाथ में ना ले ले, और वो आप बचाने के लिए भला कोर्ट मान सम्मान, कोर्ट ने बड़ा अच्छा, कोर्ट ने बड़ा बुरा, लेकिन अगर कोर्ट फैसले अपने तेज़ी से नहीं करेगी, सम्यक नहीं करेगी, सुनकर के नहीं करेगी, ठीक से नहीं करेगी, तो ये आपत्तियां हमेशा होती रहेंगी। और लोग फिर जो है, अगर एक रेपिस्ट के लिए आप तमाम ज्ञान की बातें बांटे कि नहीं जमानत तो हक है, तो ले लीजिएगा, फिर कुछ दिन और ऐसी राजनीति कर लीजिए। बाद में लोग ही वही करेंगे जो अभी भी कई जगह पर रेपिस्ट के साथ व्यवहार किया जाता है, या जो सांप्रदायिक बात करते हैं उनके साथ व्यवहार किया जाता है। बहुत खराब दिन हो सकते हैं अगर न्यायिक प्रक्रिया ने बहुत अपने आप को नहीं संभाला, राजनेताओं ने नहीं संभाला, तो देश की स्थिति खराब होगी। मेरा तो यही मानना है। बिल्कुल सही मानना है आपका, मेरा भी यही मानना है। चलिए हरियाणा पर लौटते हैं और फिर आम आदमी पार्टी पर आएंगे, फिर दिल्ली पर लौटेंगे, रीना जी का रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आज मैं बता दूं, कांग्रेस हमारे साथ नहीं है, कांग्रेस ने अपना प्रवक्ता इस डिबेट के लिए नहीं दिया है, लेकिन नलिन हुड्डा साहब हमारे साथ हैं जेजेपी से। हरियाणा में क्या हो रहा है सर? ये हरियाणा में किस तरीके की कलह हो रही है? 3 दावेदार हैं, बीजेपी के भी और साथ में कांग्रेस के भी। देखिए, हरियाणा की जो राजनीति आज की तिथि के अनुसार जो हरियाणा की राजनीति चल रही है, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में नेता हिसाब मांगने की यात्रा लेके निकले हैं, लेकिन आज तक उन्होंने ईडी को अपना हिसाब देना जरूरी नहीं समझा। 10 साल का उनका कार्यकाल, और 10 साल के कार्यकाल में लगभग 24 से 25 हजार जो एकड़ सीएलयू किया गया, और उससे पूर्व 23 सालों में किसी सीएम ने 5,5500 से ज्यादा के सीएलयू नहीं करे। ये हिसाब कांग्रेस किसी को नहीं देगी, तो सिर्फ और सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने की ये यात्रा इन्होंने शुरू करी हुई है। और दूसरी तरफ बीजेपी है जो टोटली कंफ्यूज पॉलिटिक्स में नजर आ रही है। आज हरियाणा के अंदर लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि प्रदेश की बागडोर असल में है किसके हाथ में। क्या वो मनोहर लाल खट्टर जी उसको संचालित कर रहे हैं या नायब सिंह सैनी जी संचालित कर रहे हैं? पिछले 7 से 8 दिनों में लगभग 250 से अधिक इनके इस्तीफे आ चुके हैं, और ऐसे नेताओं के जिन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा, और आज वही लोग निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोक चुके हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और सीटों को खराब करने जा रहे हैं। ये जो मैनेजमेंट है बीजेपी की, कांग्रेस की, कहीं ना कहीं आज हरियाणा प्रदेश को ये लगने लग गया है कि ये चुनाव 2024 का हरियाणा का एक मैच फिक्सिंग के तहत लड़ा जा रहा है, एक मैच फिक्स चुनाव है। और मैं बड़े पुख्ता उदाहरणों के साथ इसको मैं प्रूव करना चाहूंगा। आज आप देखेंगे कुछ घंटों पहले सिरसा विधानसभा सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया।
2 दिन पहले गोपाल कांडा जो सिरसा से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी भी, मुझे अभय सिंह जी की लोकदल भी, मुझे बसपा भी, मुझे सब लोग समर्थन करके अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे। और आज वही हुआ। आज आखिरी दिन था नॉमिनेशन वापस लेने का। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस लिया और वापस लेने के साथ ही गोपाल कांडा को समर्थित उम्मीदवार के तौर पे इन्होंने अनाउंस करा। अब इसी तरह कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस की और बीजेपी की कहीं ना कहीं जो आपसी साठगांठ है वो भी इस चुनाव में नजर आती है, जहां पर फरीदाबाद जैसे जिले के अंदर चाहे बल्लभगढ़ सीट है, चाहे तिगांव सीट है, मजबूत तो बीजेपी नहीं करेगी लोकसभा चुनाव में कि 50-50 कर दिया, 5 सीट उधर दे दी। मैं लाता हूं सिद्धार्थ। देखिए ये बात तय है कि किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज एक तरह से बीजेपी की बी टीम के तौर पे हरियाणा में काम कर रहे हैं, ये किसी से छुपी नहीं है। आज अगर इन सीटों को सैक्रिफाइस कर दिया जाता है, मजबूत उम्मीदवारों की टिकट काट के ऐसे उम्मीदवारों को दे दी जाती है जिनको कोई जानता भी नहीं, और धरातल पे जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी ये शिकायत आती है कि भैया कांग्रेस ने तो ये सीटें कहीं ना कहीं परोस दी बीजेपी को। तो इसका आप मतलब खुद निकाल सकते हैं, यहां सब लोग समझदार हैं। बिल्कुल। और ये जो मैच फिक्सिंग है, ये जो कहीं ना कहीं जो ये एक दूसरे को जो थाली में परोस के जो सीटें दी जा रही हैं, ये किसके लिए हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद जेल के डर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बीजेपी को कुछ तोहफे दिए और बदले में कुछ तोहफे उनसे लिए। तो हरियाणा का चुनाव आज की तारीख में तो मैच फिक्सिंग चुनाव है। मैच फिक्सिंग। अच्छा, लेकिन सुरेश वर्मा जी आईएनएलडी से हमारे साथ स्पोक्स पर्सन है, मुझे ये बताइए कि लोकसभा के नतीजों के बाद क्या आपको भी लगता है कि ये एक मैच फिक्सिंग है? क्या बीजेपी अपना बना बनाया खेल बिगाड़ देगी, या कांग्रेस के अंदर जिस तरीके की कलह चल रही है, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होते तो फिर कांग्रेस में कलह क्यों होती? नहीं, देखिए अनुराग जी, इसमें हुड्डा साहब के खिलाफ हमारे टाइम में जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी 2000 से 2004 तक, जब 2005 में इनकी सरकार आई है, उससे और 10 साल का शासनकाल था इनका, उस समय की 450 पेज की चार्जशीट हुड्डा साहब के खिलाफ हमारी पार्टी ने दर्ज कराई, हरियाणा समर्थित दर्ज कराई। और आज हुड्डा साहब ने वाकई वो इसका भाजपा का बी टीम का बनने का काम कर रहे हैं। उनको ये डर सता रहा, अभी आज से 8 दिन पहले भी 850 करोड़ 843 करोड़ की संपत्ति उनकी जब्त की गई है, और उन्हें खुद डर लगा हुआ है। आज भाजपा में जो भगदड़ मची, लगभग मैं अपने नलिन भाई के आंकड़े सही कर दूं, नलिन भाई आपको बताना चाहता हूं जी न्यूज़ के माध्यम से कि कम से कम 20,000 वर्कर भाजपा के जो छोड़ के भागे, और उसका डर कांग्रेस को सता रहा था। कांग्रेस ने अपनी लास्ट वाली जो लिस्ट है, वो 49 कैंडिडेट की लिस्ट को डिक्लेयर करने में आधी रात 11 तारीख को रात को 12-1 बजे के बीच में डिक्लेयर की है। उनको भी यही डर सता रहा था कि हमारे भी कैंडिडेट हुए इसी तरह भाग जाएंगे, क्योंकि टिकट की मंशा सबको है। अच्छा, इतना अंदर खाने की सुरेश जी आपको पता है, तो फिर ये भी बता दीजिए कि सरकार किसकी बन रही है और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, सरकार इस बार जो कांग्रेस को कॉन्फिडेंट है ना, ये कॉन्फिडेंट तो मान सकता हूं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट है। इन्हीं के लोग इनको हराएंगे, ये आप देख लेना। अभी हाल ही में मैं बल्लभगढ़ विधानसभा से बिलोंग करता हूं, बल्लभगढ़ विधानसभा में इनकी माननीय शारदा राठौर जी को टिकट दे रहे थे ये, लेकिन उनको टिकट ना देके इन्होंने पराग शर्मा को टिकट दिया है। अब पराग शर्मा अभी नहीं है, उनको इलाके की वजह से कहते हैं कि लोग कम जानते हैं, लेकिन शारदा राठौर जी ने भी नामांकन अपना दाखिल कर दिया है इंडिपेंडेंट के नाते। इनके कैंडिडेटों पे यही लोग भारी पड़ेंगे, और आने वाला टाइम ये होगा कि कांग्रेस ना तो कांग्रेस को मिलनी और ना भाजपा को। भाजपा तो देखिए आप पिछले 10 साल में अपना जनाधार खो चुकी है। आज भाजपा ने जो काम किए वो जग जाहिर है, वो सबसे बड़ा काम होता है। तो फिर कांग्रेस को भी नहीं मिलेगी, बीजेपी को भी नहीं मिलेगी, तो कौन बनेगा? सरकार बनेगी, हम लोग किंग मेकर के रूप में आएंगे, हम लोग सरकार बनवाएंगे। अच्छा। चौधरी अभय सिंह चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, ये आप निश्चित तौर से लिख लो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला का एक अहम रोल होगा। आज कमेरे और गरीब और कमजोर जो लोग हैं, आज उन्होंने बसपा का जो हमने गठबंधन हुआ है, बसपा के साथ साथ आज हरियाणा हमारी ओर देख रहा है। हरियाणा वो इस तरह देख रहा है कि आज नौकरियां नहीं है, आज बेरोजगारी है, महंगाई। आज भाजपा के पास क्या मूल मंत्र आप बताइए? भाजपा ने कहां मुद्दों पर चुनाव लड़ा? जो लोकसभा का चुनाव भी लड़ा वो कहां मुद्दों पर लड़ा?
आज महंगाई की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, आप रोजगार की बात करें, कहीं कुछ नहीं है। भाजपा अपना जनाधार खो चुकी है और आने वाले चुनाव के 8 तारीख को आप नतीजे देख लेना अनुराग जी। आज आपको बता रहा हूं 15 से 20 सीट इनकी होंगी और कांग्रेस भी 25 से 30 सीट इनकी होंगी और बाकी जो होगा बसपा और इनेलो की इस बार। ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सिद्धार्थ नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, आप नोट कर लें। और 8 तारीख को मैं आपके यहाँ के 8 तारीख को हम बात करेंगे। आप सब कुछ आपको पता है कि आज हरियाणा में क्या हो रहा है। भाई मैं तो ये सोच रहा था कि नायब सिंह सैनी होंगे, अनिल विज होंगे, या फिर राव वीरेंद्र होंगे, या फिर कांग्रेस की तरफ से हुड्डा साहब होंगे, या कुमारी सैलजा होंगी, या सुरजेवाला गुट की तरफ से कोई होगा। लेकिन ये तो अभय सिंह चौटाला निकले अगले मुख्यमंत्री। मैं आपको निश्चित तौर से बता रहा हूँ। तो इसमें तो मैं आपकी गलती मानता हूँ। आपने शुरुआत में चेहरे दिखा रहे थे, आपको एक आध फोटो और लगानी चाहिए थी, अपेक्षाएं पूरी हो जाती। देखिए वास्तविकता, धरातल की सच्चाई ये शायद टीवी डिबेट्स की बहस से बहुत अलग है। लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस 5 सीट का नुकसान करा चुका है आपको लोकसभा में। कॉन्फिडेंस नहीं है, धरातल की सच्चाई जब मैं बता रहा हूं इसमें कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। हमारी धरातल की सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार अपनी हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का काम किया। अभी जो लोकसभा के परिणाम आए उसमें भले ही हो सकता है कि हमारी सीटें कम हुई, बट एक बड़ा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी लेने को कामयाब हुई। कांग्रेस से ज्यादा विधानसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 46 सीट्स पर हम उनसे आगे निकल करके आए और हम वहां पर उन विधानसभाओं में जीतने का काम किया। हरियाणा में जिस प्रकार का मूलभूत परिवर्तन इन 10 वर्षों में हो पाया, बिना खर्ची पर्ची की सरकार आ पाई, किसानों को डायरेक्ट पैसा मिल पाया, सभी एमएसपी सारी प्रावधान की उस मुख्यमंत्री को हटाना क्यों पड़ा आपको? देखिए ये खट्टर साहब को जाना क्यों पड़ा? अनुराग जी, नायब सिंह सैनी को लाना क्यों पड़ा? देखिए अनुराग जी, कुछ निर्णय तो आप हम पर भी छोड़ेंगे या सारे निर्णय हम। ये तो आप अनिल विज जी को समझाइए कि कुछ निर्णय आला कमान पर छोड़ दें। वो कह रहे हैं कि मैं दावेदारी पेश करूंगा। नहीं, अनिल विज जी हमारे सम्मानित नेता है। 9 साल 9.5 साल तक मनोहर लाल जी और राव वीरेंद्र जी कौन है? हरियाणा के सब हमारे सम्मानित नेता है। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। जब उनको दूसरी जिम्मेवारी केंद्र में भेजने की बात आई तो नायब सिंह सैनी जी हमारे पुराने पार्टी के कार्यकर्ता सिपाही के रूप में उनको जिम्मेवारी सौंपी गई। अभी उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन जिम्मेवारी का निर्वहन करेगा, ये कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, जिसका हमारा जो फैसला है वो शीर्ष नेतृत्व करता है। अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि अभय सिंह जी होंगे। ये तो अनिल विज साहब को भी पता होगा, ये तो राव वीरेंद्र जी को भी पता होगा कि आला कमान करता है फैसला, फिर वो अपनी दावेदारी क्यों सार्वजनिक कर रहे हैं? देखिए, चूंकि अनुराग जी मौका किसी का भी लग सकता है, क्योंकि कार्यकर्ता भाव से जो काम कर रहा है हर कोई हकदार है। और ये लोग इतने वरिष्ठ हैं सिद्धार्थ जी की, ये जानते होंगे अपना नाम चलाओ तो मुख्यमंत्री तो बिल्कुल नहीं बनने देंगे मोदी। नहीं अनुराग जी, ऐसा नहीं। अब देखिए, मैं आपको फर्क बता देता हूं। आप कांग्रेस पार्टी के अंदर हुड्डा परिवार के अलावा, शैलजा जी के अलावा और सुरजेवाला परिवार के अलावा, तो बेटे भी लड़ रहे हैं, उनके अलावा बताइए मुख्यमंत्री का क्लेम कौन कर सकता है? अभय सिंह चौटाला की पार्टी यहां खड़ी है, उनके बताइए अभय सिंह चौटाला के अलावा नाम ले सके कि कोई मुख्यमंत्री उनका होगा। जजबा यहां खड़ी है, दुष्यंत चौटाला के अलावा नाम कोई ले सके कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यह भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। हमारे यहां कोई भी कार्यकर्ता आ सकता है। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भी कहा जाता है कि यह जिम्मेवारी आपको लेनी है, तो वो मजबूती से आकर के लेता है। इसलिए यह चर्चा होती है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगा और कुछ नहीं। मैं तो बिल्कुल सीधी बात बताई। आप पूछ लीजिए इनमें से कोई और मुख्यमंत्री होगा क्या? नहीं, मैं तो माता जी और बेटे जी के नाम को छोड़ करके अगर ये नाम ले पाए किसी का, तो मैं चैलेंज दे रहा हूं, अगर वो अभय सिंह चौटाला जी के अलावा किसी का बोल पाए तो। नलिन हुड्डा साहब से पूछ लेते हैं। पूछ लीजिए, दुष्यंत चौटाला के अलावा कौन? भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी समस्या ये है कि शोर मचा के बात ऐसे घुमा दो कि मुद्दे की बात से कहीं ना कहीं मुद्दा डेविएट हो जाए। बात रखी गई थी कि हरियाणा प्रदेश में स्थायी नेतृत्व कैसे देगी भारतीय जनता पार्टी, जहां आज लोगों को यह कंफ्यूजन है कि सरकार मनोहर लाल खट्टर जी चला रहे हैं या नायब सिंह सैनी जी चला रहे हैं। आप आगे मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे, ये माना आपका प्रेरोगेटिव है, लेकिन आज की डेट में जो हरियाणा के अंदर आपने कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है, हरियाणा के अंदर जो अनरेस्ट क्रिएट कर दिया है, हरियाणा को जो एक वीक नेतृत्व देने का काम करा है, उसका जवाब आपसे मांगा जा रहा है। आज आपने अरे भैया रुक जाइए, पहले सुना करिए, उसके बाद आप अपनी टर्न में अपनी बात कहिएगा। आज आप ये कहते हैं कि 4 साल मनोहर लाल जी ने बहुत काम करे, तो 4 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि उनको हटाना पड़ा? आज आप खुलकर ये नहीं कह पा रहे कि नायब सिंह सैनी जी ने क्या ऐसे 4 महीने में 6 महीने में काम करे कि आप उनको रिपीट करने जाएंगे या नहीं रिपीट करने जाएंगे। आज अपने मुख्यमंत्री की सीट निर्धारित करने के लिए आपको दिन लग जाते हैं, आखिरी लिस्ट के अंदर उनका नाम अनाउंस
अनाउंस करना पड़ता है। सीट नहीं मिलती कि करनाल से लड़ाएं कि लाडवा से लड़ाएं, क्योंकि डर यह है कि जिता के कहां से लाएंगे। आज ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के इसी झगड़े की वजह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ था। रीना जी बड़ी खुश हैं इस झगड़े को देख करके। रीना जी बड़ी खुश हैं झगड़े को देख करके। रीना जी मतलब आपको उम्मीद होगी कि इस झगड़े का फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है? नहीं, ये सहमति हुई है सर हमारे बीच में, बसपा के और हमारे बीच में सीटों का बंटवारा हुआ। 53 सीट पे INLD लड़ रही है और 37 सीट पे बसपा लड़ रही है। ठीक है, रीना जी का कमेंट जरूर कराता हूं कि मुख्यमंत्री हमारे चौधरी अभय सिंह होंगे। तो ये इस तरह नहीं, आपने नेतृत्व दिया कहां है? भाजपा ने जो एक खर्ची पर्ची की बात कर रहे हैं, HKRN में इन्होंने जितना मिसयूज किया है, जितने हमारे पढ़े लिखे हरियाणा के नौजवान आज MSc और MA और BEd जो लोग हैं वो केवल 10-10 18-18 हजार की नौकरी करने को मजबूर हैं। उसमें ठेकेदारी इन्होंने की है। इन्होंने कहां रोजगार दिए हैं? आज आप किसी तहसील में चले जाओ, किसी काम के लिए किसी ऑफिस में चले जाओ, ये बिना खर्ची पर्ची के बिना पैसे के कुछ। सुरेश जी मैं लौटता हूं आपके पास। रीना जी ये झगड़ा ये दो का झगड़ा तीसरे का फायदा करा सकता है क्या? देखिए अनुराग जी, हरियाणा के लोगों से हम एक ही संदेश दे रहे हैं कि आपने सारी पार्टियों को आजमा लिया। कांग्रेस हो गई, भाजपा होगी, INLD हो गई, JJP हो गई, सारी पार्टियों को आजमा लिया। एक मुझे शहर दिखा दीजिए जहां 24 घंटे बिजली आती हो। एक ऐसा स्कूल दिखा दीजिए जो दिल्ली के स्कूलों का मुकाबला कर सके। एक बढ़िया अस्पताल दिखा दीजिए। इनसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी से किसानों के लिए क्या करोगे, तो इनकी मुंहफट MP कहती है कि किसान तो बलात्कारी हैं और मर्डरर हैं। इनसे पूछिए कि युवाओं के रोजगार के लिए क्या करोगे, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम अपने युवाओं को इजराइल भेजेंगे मरने के लिए। या फिर एक चपरासी की नौकरी के लिए 45,000 लोगों ने अप्लाई किया। तो कोई भी वर्ग हो इनका, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे जवान हो, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी और बाकी सारी पार्टियों से परेशान हैं। और आप देखिए हरियाणा की और दिल्ली की बहुत रिश्तेदारियां हैं और खुद अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो हरियाणा के लाल हैं। तो इस बार ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बाकी सारी पार्टियों को नकार के हरियाणा की जनता ने मन बना रखा है कि आम आदमी पार्टी को एक चांस दे के देखना है और उसके बाद देखिए हम धीरे धीरे हरियाणा का कायाकल्प करेंगे। एक मैं सवाल सिद्धार्थ वर्मा को देना चाहूंगी कि हम तो तुमसे कह रहे हैं कि भाई अगर आपका दिल्ली में इतना बढ़िया आपका जनमत है तो कराओ चुनाव। हम तो कह रहे हैं फौरन चुनाव कराओ, आप डिसॉल्व करवाओ दिल्ली की विधानसभा और फौरन चुनाव कराओ, हम तो तैयार हैं। लेकिन इनके पास कोई चेहरा नहीं है अरविंद केजरीवाल जी के सामने, इनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है। पिछली बार तो इनके 2-4 MLA आ भी गए थे, इस बार दिल्ली में 70 के 70 MLA जो है आम आदमी पार्टी के आने वाले हैं। तो इनके सामने तो चैलेंज है, करवाओ चुनाव, आओ मैदान में। मैं छोटा सा जवाब देता हूं। बीजेपी ही निशाने पर है। मैं बिल्कुल तीनों का मैं जवाब देता हूं। पहली बात तो कह रहे हैं चुनाव कराओ, चुनाव कहने से नहीं होता। अपनी कैबिनेट को भंग करिए, विधानसभा को भंग करिए, उसके बाद चुनाव होता है। तो नाटकबाजी करते रहेंगे, टीवी पे कहेंगे कराओ चुनाव, ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है मत कराने चुनाव तो जाओ और अपनी विधानसभा को भंग करो, ये पहली बात। पर मैं तो रीना जी से हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं, किसान तो दिल्ली में भी होगा, बताइए कितनी फसलों पर MSP दे रहे हैं आप दिल्ली के अंदर, बताइए। आज किसानों की बात हो जाए, गांव तो दिल्ली में भी है, कितनी फसलों पे MSP देते हैं, बोलिए। हमने दिल्ली में MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करी है। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 ऐसा साल पहले बोलिए कि रात को जाकर के नींद आए चैन से। 10 साल पहले किया था। एक स्तर से ज्यादा झूठ बोलते हैं। किसानों के लिए क्या करा आपने? स्वास्थ्य पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। किसानों की शहादत हो गई और आप लोग अभी शहादत पे किसानों के प्रोटेस्ट में मत जाइए। किसानों के लिए आपने क्या किया उसमें बताइए। जो दिल्ली 1200 टैंकर पानी पे थी वो 3200 टैंकर पानी पे आ गई। देश की राजधानी में पानी नहीं मिला, एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं। आप 10 साल के अंदर लोगों के घरों में साफ पानी नहीं पहुंचा पाए और हरियाणा का कायाकल्प करेंगे। हरियाणा की जनता जानती है, रीना जी जानती है आपको, इसलिए पिछली बार आपको टोटल हरियाणा में 60,000 वोट नहीं मिला था। ये सच्चाई है आपकी। किसान जो है भारतीय जनता पार्टी को गाली देते हैं। एक बड़ी खबर दे दूं, फिर आता हूं डिबेट में। केजरीवाल के घर पर बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मौजूद हैं, आतिशी मौजूद हैं, गोपाल राय बैठक में शामिल हैं, कैलाश गहलोत बैठक में शामिल हैं, सौरभ भारद्वाज वहां पहुंचे हुए हैं, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा 20 में शामिल हैं, मनीष सिसोदिया भी मीटिंग में मौजूद हैं। दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा शुरू हो चुकी है। रीना जी, कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? 3 नामों की चर्चा बड़े जोरों पर है। देखिए, विधायक दल की बैठक होगी, उसी में डिसाइड होगा। पर इतना मैं कह सकती हूं, जो भी मुख्यमंत्री होगा बहुत काबिल होगा
और बढ़िया से जिस तरह से अभी तक पिछले 10 सालों से चाहे भारतीय जनता पार्टी ने आकू श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं आप किसको चाहती हैं, आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं? सुनीता केजरीवाल कहना पड़ेगा। एक से एक काबिल लोग हैं हमारी पार्टी में अनुराग भाई। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है एक आध लोग हों कि हर बार एक ही प्रधानमंत्री बनेगा और एक ही मुख्यमंत्री बनेगा। एक से काबिल लोग हैं, सबसे काबिल सुनीता केजरीवाल जी। वो बढ़िया नहीं, ये काम करेगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बल्कि कठपुतली चुनेंगे अरविंद केजरीवाल अपनी। दिल्ली कह रही है, हम नहीं, पूरी जनता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता है कि किसी को भी बैठा दो, सारे निर्णय जो है वो आला कमान लेती है। ये भारतीय जनता पार्टी में होता है। इसीलिए तो उत्तर प्रदेश में योगी जी में और मोदी जी में इतना प्रॉब्लम चल रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश में इतनी कम सीटें आई इस बार भारतीय जनता पार्टी की। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता है। जो मुख्यमंत्री बनेगा वो बढ़िया तरीके से फुल टाइम काम करेगा और दिल्ली के लोगों के लगातार जैसे हम काम करते आए हैं वैसे ही काम करते रहेंगे। ये चुनाव कराने की जल्दी क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं 4 महीने वो रह गया तो आपका ही मौका नहीं आएगा अगली बार? जब दे रहे हैं किसी को तो कहिए 4-6 महीने मुख्यमंत्री रहे। बिल्कुल नहीं, चुनाव हम तो कह रहे हैं, हम तो आपसे कह रहे हैं, हम तो जनता के पास अग्नि परीक्षा में उतरना चाहते हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं। आपके हाथ में, आप आज चुनाव करा सकते हैं। हमने कहा महाराष्ट्र के साथ करा दीजिए चुनाव। तो आप विधानसभा क्यों नहीं भंग करते? विधानसभा भंग करिए ना रीना जी। सिर्फ देखिए झूठ करने से नहीं होगा। 2 दिन आपने इस्तीफे के लिए मांग लिए, पता है पर्दे उतरवा के ले जाने थे क्या घर के शीश महल के? मैं जवाब दे दूं। हमें पता है, हम आपके सारे हथकंडे जानते हैं। जैसे पिछली बार आपने दिल्ली में 1.25 साल राष्ट्रपति शासन लगाया, ये सोच के कि शायद आपके फेवर में कुछ हो जाए। हम विधानसभा भंग करेंगे तो आप राष्ट्रपति शासन लगा लेंगे। हम सारे आपके हथकंडे अच्छी तरह जानते हैं। टीवी पे आके कहेंगे। ठीक है, मैं आप दोनों को लाता हूं। एक कमेंट आकू श्रीवास्तव जी से मैं जरूर लेना चाहूंगा यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ सर। ये जो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री जब राजस्थान में सरकार इनकी बनी तो इन्होंने आदरणीय वसुंधरा राजे जी से पर्ची निकलवाई और जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एक ऐसी कठपुतली को बैठा दिया। नहीं, आप कैसे कह सकते कठपुतली? और यही कैसे कठपुतली कह सकते हैं? आप बताइए ना, अभय चौटाला के अलावा कौन बन सकता है? आप कह सकते हैं आपकी पार्टी में कोई बन सकता है? हमारी व्यवस्था है, हमारे कार्यकर्ता है, हमने मुख्यमंत्री बनाया। आप कैसे कहेंगे कठपुतली? सवाल पूछने वाले? आपकी पार्टी में तो कोई बन नहीं सकता, परिवार के अलावा कोई सोच नहीं सकता। सिवाय अगर इन्होंने आज कह दिया यहाँ से घर नहीं पहुंच पाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। अभय चौटाला जी का तो वर्चस्व इतना तगड़ा है कि कह दिया कि उनके अलावा कोई होगा तो ये घर नहीं पहुंचेंगे। उन्होंने ऐसा खौफ हुआ करता था। हरियाणा के निर्माता हैं वो लोग। सिरसा वाले फार्म हाउस में चला जाएगा मामला। हरियाणा की मदद की है। मेरा सारा मत खुलवाइए। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा गलत लोग बैठे। आज इन्होंने हमेशा ये किसानों की बात करते हैं तो लोग ही नहीं बैठे। आप किसानों की बात कर रहे हो, किसानों को सबसे ज्यादा किसने? आपने 2% का वोट शेयर है हरियाणा में। अपनी जवाब देना। 20 साल पहले सत्ता आई थी, कहाँ की सत्ता? आप उनको बताने का काम कर। साल हो गया आपको। पिछली बार भी कमाल हो गया। आकू जी मेरा लिया था। पिछली बार भी जनता ने इनको नकार दिया। पिछली बार भी 40 सीटों का सिमेंट दिया। पिछली बार भी आपका शासन नहीं था। हमें तो नकार दिया, ये एक सीट लेकर के इनको चुना। अच्छा शांत हो जाइए। ठीक है, शांत हो जाए। आकू श्रीवास्तव जी, मैं दिल्ली की बात कर रहा था। अनुराग जी मैं आता हूँ। सुनिए जी, एक अकेला व्यक्ति है जो हरियाणा की आवाज उठाता है। ठीक है, अभय सिंह चौटाला। एक ही व्यक्ति है जो हरियाणा की रक्षा कर रहा है। अभय सिंह चौटाला, मैं समझ गया सर। आपको टाइम आएगा जब बताएंगे। आप घमंड में आ गए, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, समय आएगा जब बताएंगे। आप अकेले हरियाणा का आवाज उठाते हैं, बाकी सारी पार्टियां कठपुतलियां हैं, बाकी किसी पार्टी में कुछ नहीं। और ये आपका घमंड नहीं। आप किसी पार्टी के बारे में कुछ भी कहें, किसी मुख्यमंत्री के लिए कुछ भी कहें, वो घमंड नहीं। आपका नेता सबसे बड़ा है, वो घमंड है। कमाल है। बताइए ना आकू जी, सिंह चौटाला जी के आवाज नहीं उठाता। ठीक है आकू जी, हरियाणा की जंग कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? उम्मीद से सब है, बीजेपी भी है, INLD भी है, जेजेपी भी है, कांग्रेस भी है और अब आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा है। उनका कहना है कि भाई अरविंद केजरीवाल हरियाणा से आए, हरियाणा के लाल हैं वो, पंजाब में उनकी सरकार चली रही है, हरियाणा बिल्कुल सटा हुआ है दिल्ली से और हथनीकुंड बैराज के पानी को लेकर के जंग छिड़ी रहती है। तो इसका पूरा फायदा इस बार आम आदमी पार्टी को मिलने जा रहा है, ऐसा आम आदमी पार्टी का मानना है। देखिए, उम्मीद से कह करके आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। उम्मीद से वो भी हैं जो युवा हैं, उम्मीद से वो भी हैं जो काफ़ी दिन से जिनके घर में कोई किलकारी नहीं बची थी। तो ये उम्मीद से सब है और उम्मीद से होना कोई निगाह नहीं है, मतलब बुराई नहीं होती है। उम्मीद से होना भी चाहिए और उम्मीद पे ही दुनिया चलती है। हमारी देश की जो जनसंख्या है वो उम्मीद से ही चल रही है। जहाँ तक अब गंभीर बात यह है, तो गंभीर बात यह है कि
भारतीय जनता पार्टी की निगाह सिर्फ इस बात पे है कि दूसरी पार्टियां कितनी गलतियां करती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की कमजोरी, अब 10 साल का शासन हो गया तो दिक्कत समझ में आ रही है। हुड्डा साहब लगभग चुप इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की कमी की वजह से हम जीत जाएंगे। और इन तीनों में बाकी 4.5 साल हमारे दुष्यंत बाबू ले गए, तब तक सब ठीक था। और उसके बाद अब बचते हैं चौटाला साहब, तो अभय सिंह चौटाला भी अब तय बात है, उम्मीद तो होना चाहिए उनको भी, बहुत दिन हो गए सरकार से बाहर हुए। लेकिन इस समय जो सरकार बनने की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो लड़ाई लड़ रही है, उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस काफ़ी आगे है। और स्थितियां अब अगर बिगाड़ने की कोशिश करेंगी तो आम आदमी पार्टी करेगी। और आम आदमी पार्टी इसलिए करना चाहेगी क्योंकि उसको दिल्ली में अपना अगर साम्राज्य फिर से बचाए रखना है तो वो वोट परसेंटेज उसको वहाँ बढ़ाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा और कांग्रेस को चुनौती देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से बड़ी चुनौती कौन दे सकता है? आम आदमी पार्टी से बड़ा कौन हो सकता है चुनौती देने वाला? कांग्रेस को दिल्ली उसकी गवाह है। परविंदर सेठी जी, क्या यही होने वाला है जो दिल्ली में हुआ था हरियाणा में भी? क्योंकि सबको परख लिया हरियाणा ने, केवल आम आदमी पार्टी बची है। इधर पंजाब में वो देख ही रहे हैं सरकार, इधर दिल्ली में वो देख ही रहे हैं सरकार। अब तो मुख्यमंत्री खुद अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, देश की जनता देखती है कि कौन सी पार्टी काम करती है और कौन सी पार्टी बातें करती है। अगर आम आदमी पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली पानी के लिए जो सुविधाएं दी हैं देश की जनता को, वो दिल्ली से चलती है। पंजाब उन्होंने जीत लिया, हरियाणा जीतते हुए, इसी तरह पूरे भारत का भ्रमण करेगी और आम आदमी पार्टी जीतती जाएगी। मैं आपको इस बात को बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ आम आदमी पार्टी से डर है। इसीलिए उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके उन्हें जेल में डालने का काम करा जब लोकसभा के चुनाव। जेजेपी वाले कह रहे हैं वो किंग मेकर बनेंगे। नहीं, देखिए, वो तो देखिए, जो भी टीवी पे आएगा वो कहेगा जी नहीं हमारी पार्टी है। लेकिन आप तथ्यों की बात करिए, आप जनता की बात करिए। आप एक बात बताइए ना, जो काम करा आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर एग्जाम्पल है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पूरे संसार ने समय खत्म हुआ सर। लेकिन इस विषय पर मैं इस डिबेट को कंटिन्यू करूंगा फिर कभी और बहुत जल्द, क्योंकि अभी हरियाणा में भी सरगर्मियां बढ़ेंगी और दिल्ली में भी सरगर्मियां बढ़ेंगी। और कुल मिलाकर के सभी मेहमानों का आज की डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया ताल ठोक के आज देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर जुड़ेंगे, एक सवाल को लेकर ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जी न्यूज़।